बात आज योगी की दो प्रतिज्ञाओं की, जिसकी बदौलत सीएम योगी उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। संदेश साफ है, क्राइम पर जीरो टॉलरेंस होगी और कब्जा माफिया पर नो मर्सी। सीएम योगी ने पहली प्रतिज्ञा साल 2025 के आखिर में ली थी, यूपी को अपराध मुक्त बनाने की, जिसे पूरा करने के लिए प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा जारी है और 2026 में ऑपरेशन और तेज हो चुका है और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। दूसरी प्रतिज्ञा 2026 की शुरुआत में ली और वो है यूपी को कब्जा गैंग से मुक्त कराना। योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली तभी से यूपी में भूमाफिया हो, कब्जा गैंग हो, उस पर प्रहार जारी है। लेकिन अब योगी सिर्फ इलाज नहीं बल्कि सर्जरी के मोड में है, यानी यूपी की सरकारी जमीन पर जहां भी कब्जा है वहां से एक एक इंच जमीन को खाली करवाया जाए। और इसी दूसरी प्रतिज्ञा को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बुलडोजर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहा है। कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी का वचन ही शासन है और योगी ने तय कर लिया है कि अवैध कब्जे को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेना है। साल 2026 में योगी की दूसरी प्रतिज्ञा है सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त करना और ऐसे दबंगों का पक्का इलाज करना जो अवैध अतिक्रमण के मास्टरमाइंड हैं। योगी ने साफ कर दिया है कि यूपी में अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं होगा। भूमाफिया और दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी रहेगी और योगी की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए बुलडोजर मिशन पर निकल पड़ा। आज बाबा के बुलडोजर का टारगेट सेट है। पहला, वाराणसी का तालमंडी इलाका, जहां अवैध घर दुकान पर प्रहार किया जा रहा है। दूसरा, देवरिया का अवैध मजार, जो 50 साल में सरकारी जमीन पर इंच इंच कब्जा कर बुलंद हो गया है। तीसरा, संभल का सिरसी, जहां कब्जा गैंग ने सरकारी जमीन पर अपना आशियाना बना लिया था। बाबा के बुलडोजर ने आज सबसे बड़ा एक्शन वाराणसी के तालमंडी इलाके में लिया। यहां की तंग गलियों में हथौड़ों की धीमी रफ्तार को देखते हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए बुलडोजर उतर चुका है। देखिए, बुलडोजर अब अपने एक्शन में आ चुका है और यहाँ पर लगातार अब फिर से एक बार बुलडोजर गरजने जा रहा है। जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आपको दिखाई देंगे, वहाँ पर देखिए बुलडोजर को डायरेक्ट कर रहे हैं और किस दिशा में बुलडोजर को कब चलाना है वो यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और ये दिखाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बुलडोजर है वो किस तरह से अपना एक्ट कर रहा है और जो तोड़फोड़ की कार्रवाई है, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। काशी कॉरिडोर को आगे बढ़ाने के लिए दालमंडी इलाके का चौड़ीकरण किया जा रहा है और रास्ते में जो भी अवैध निर्माण आ रहा है बुलडोजर से उसका हिसाब किया जा रहा है। इसके तहत दालमंडी इलाके में 186 मकान पर एक्शन तय है। दालमंडी की गली के मुहाने पर अवैध निर्माण ढहाकर रास्ता बनाने का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस एक्शन से व्यापारियों में हड़कंप भी दिख रहा है। विरोध में कई दुकानें बंद रहीं तो दालमंडी की गलियों में सन्नाटा पसरा रहा। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। धीरे धीरे मकानों के तोड़ने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है, यानी 3 मंजिले मकान को सबसे पहले मुहाने पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ये गली अब गली नहीं रह जाएगी, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर एक्शन शुरू होगा इस रास्ते को चौड़ा किया जाएगा। 17.5 मीटर चौड़े इस पूरे रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर की कार्रवाई। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अभी 10 और मकानों को तोड़ा जाएगा। चौड़ीकरण का काम चल रहा है और हमारे साथ पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के सिंह मौजूद हैं। किस तरह की कार्रवाई अभी चल रही है? अभी अवैध निर्माण था, उसको तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी कितने ऐसे मकान हैं जिनको चिन्हित किया गया जो बुलडोजर की कार्रवाई जिस पर हुई? 10 मकान। 10 मकान और बचे हैं। और रजिस्ट्री कितने मकानों की हुई? 20 मकानों। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर तक पहुंचने के लिए दालमंडी से वैकल्पिक रास्ता बनाया जा रहा है। इस रास्ते में आने वाले 181 मकानों और 6 मस्जिदों की पहचान की गई है। नई सड़क से लेकर चौक थाने तक 650 मीटर की दालमंडी गली को 60 फुट चौड़ा किया जाना है। इसमें 30 फुट की सड़क और दोनों तरफ 15-15 फुट की पटरी होगी। इसके अंदर बिजली, सीवर और पानी की व्यवस्था अंडरग्राउंड की जाएगी। यहाँ से तारों का जाल साफ किया जाएगा। यानी योगी का मिशन है दालमंडी के रास्ते को चौड़ा कर बाबा विश्वनाथ के दरबार तक पहुंचने के लिए अलग बड़ा रास्ता तैयार करना। और इस मिशन को पूरा करने की राह में जो भी रोड़ा बनेगा उसे बुलडोजर से ऐसे ही हटा दिया जाएगा। वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
वाराणसी नहीं, देवरिया और संभल में भी कब्जा गैंग पर बुलडोजर स्ट्राइक जारी है। संभल हो या देवरिया, अवैध कब्रिस्तान, अवैध मजार, मदरसा और कब्जे की जमीन, हर जगह माफिया, कब्जाधारी और योगी फोर्स का सीधा वार जारी। मैं दिखाता हूं आपको देवरिया और संभल में कैसे बुलडोजर अटैक हुआ। संभल की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि एक बार योगी का अभियान शुरू होता है तो संपूर्ण सफाई के बाद ही रुकता है। अवैध कब्रिस्तान, अवैध मदरसा या फिर अवैध मस्जिद। संभल में योगी फोर्स ने हर फ्रंट पर कब्जा माफिया और कट्टरपंथियों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और अब तो संभल के संपूर्ण शुद्धिकरण के लिए हर अवैध निर्माण पर चुन चुन कर बुलडोजर चल रहा है। आज का बुलडोजर एक्शन संभल के सिरसी इलाके में हुआ, जहां सरकारी जमीन पर कब्जा जमाकर भाईजान ने अपना आशियाना बना लिया था। हम लोगों ने बेदखली कार्रवाई आज मौके पर कराई है। तो फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ बेदखली कार्रवाई हुई है। 3 लोग वर्तमान में हाईकोर्ट में मामला लंबित है। कुल कितने ये अवैध मकान थे? ये फिलहाल 8 लोगों की बेदखली हुई थी। तो 5 पर ये कार्रवाई 5 पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें से ज्यादातर लोगों ने अपने आप ही स्वयं निर्माण हटा लिया। आज जब इनको ध्वस्त करने के लिए सुबह सुबह बुलडोजर पहुंचा तो कब्जा माफिया ने खुद ही अपने अवैध घर की बाउंड्री गिरा दी। अब संभल प्रशासन जमीन की पैमाइश कर रहा है। अगर 1 इंच भी कब्जा पाया गया तो बुलडोजर से हिसाब किया जाएगा। लगातार बुलडोजर कोशिश ये कर रहा है कि जल्द से जल्द इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाए। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि जब निर्माण हुआ तब उनको इस बात की जानकारी नहीं थी। आप लोग को जानकारी उस वक्त नहीं थी कि ये सरकारी जमीन है? ना, जानकारी नहीं थी। हमें तो बैनामा कराया था, यहीं से नाप के हमें बैनामा हुआ है। कब बनाया था? ऐसे 4 साल हुए हैं, थोड़ी दिन हुए बनाए हुए। तो ली भी जमीन पहले थी, बैनामा 13 दिनों पुराना। अब जरा योगी के शहर गोरखपुर से सटे देवरिया में बुलडोजर एक्शन की तस्वीर भी देख लीजिए। कल देवरिया के इस अवैध मजार पर बुलडोजर चल चुका है, लेकिन सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए इस मजार को मिट्टी में मिलाने का काम आज भी जारी है। एक तरफ बुलडोजर अपना काम कर रहा है तो दूसरी तरफ मजार के बाहर लगे अवैध टीन शेड को भी हटाया जा रहा है। तमाम लोग मौजूद हैं और जो इस कमेटी के लोग हैं खुद वो अपना अतिक्रमण इसमें हटा रहे हैं। जो कटरेन शेड है उसको हटाया जा रहा है। जो मजार है सर सैयद अब्दुल गनी शाह की, वो मजार अपनी जगह पर स्थित है, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। जो बाहरी हिस्से थे उसको क्षतिग्रस्त किया गया है और जो ओवरब्रिज से सटा हुआ एरिया था, जो ऊपर का गुंबद था, उसे हटाया गया है। दरअसल यूपी में योगी राज आने के बाद से ही बुलडोजर का शो जारी है, जो 2026 आते ही टॉप स्पीड में चल रहा है। किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। योगी के निशाने पर हर वो माफिया है जिसने नियम कानून को ताक पर रखकर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा लिया। देवरिया से त्रिपुरेश त्रिपाठी और संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट ज़ी मीडिया। एक तरफ बुलडोजर है तो दूसरी तरफ एनकाउंटर है। यूपी में किसी भी तरह के अपराध को कंट्रोल करने के लिए ये दोनों हथियार हैं तो योगी फोर्स के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं। योगी फोर्स का मैसेज एकदम साफ है, लाउड एंड क्लियर है, लेकिन जिसने ये सबक नहीं सीखा उसका अंजाम क्या हो रहा है। गौ तस्करों से लेकर गौ कष्ट तक हर जिले में उनके साथ क्या हो रहा है, इसकी एक झलक दिखाता हूं आपको। योगी फोर्स का एक्शन, गौकशों में दहशत। चौबीस घंटे में 5 एनकाउंटर, टारगेट पर गौ तस्कर। उत्तर प्रदेश पुलिस का मेगा अभियान ऑपरेशन लंगड़ा, जिसका खौफ शहर शहर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब योगी फोर्स के रडार पर गौकश और गौ तस्कर आ चुके हैं। कौशाम्बी से लेकर जौनपुर और संत कबीर नगर तक गौ तस्करों के खिलाफ योगी फोर्स ने मोर्चा खोल दिया। गौ तस्करों पर एक्शन की पहली तस्वीर देख लीजिए। संत कबीर नगर में भी योगी फोर्स ने गौ तस्करों पर शिकंजा कसा।
25,000 के इनामी गौ तस्कर अनीस को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जब अनीस पर दबिश दी तो अनीस ने फायरिंग शुरू कर दी और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसके बाद अनीस कान पकड़कर माफी मांगने लगा, अपने गुनाहों से तौबा करने लगा। एसओजी और पुलिस टीम द्वारा उसकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी करने पुलिस ने उसको आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने के बजाय पुलिस पे फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग की, जिसमें अभियुक्त के बाएं पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। घायल होने के बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित। कौशाम्बी में भी योगी फोर्स ने गौ तस्करों पर करारा प्रहार किया। जब यूपी पुलिस ने घेराबंदी की तो गौ तस्करों ने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने दबोच लिया। बात जौनपुर की करें तो यूपी पुलिस को यहां बड़ी सफलता हाथ लगी। शाहगंज इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच में एनकाउंटर हुआ और एक गौ तस्कर घायल हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी मौके से पकड़ा गया। हालांकि इसी बीच 25,000 का इनामी अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने गौ तस्करों के पास से 4 जिंदा और 2 मृत गौवंश बरामद किए। उत्तर प्रदेश में गौकश और गौ तस्करों का बचना अब मुश्किल है और ये चेतावनी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दे चुके हैं। हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़खानों को पूरी तरह बंद किया, लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़खानों को खुलने नहीं देंगे। अब योगी की चेतावनी का असर भी देख लीजिए। मथुरा में अवैध पशु कटान में शामिल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने इन आरोपियों की घेराबंदी कर इलियास, इस्लाम, फैजान, शाहरुख और एक महिला आरोपी को उनके घर से दबोचा। वहीं अलीगढ़ में गौकशी को अंजाम देने वाले की तलाश में योगी फोर्स कैसे छापेमार कार्रवाई कर रही है वो भी देख लीजिए, उसका भी हिसाब जल्द ही किया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों का अकाउंट ओपन हो चुका है और उनके खिलाफ ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यूपी में गौ तस्करों का नामो निशान मिट नहीं जाता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गौ तस्करों को योगी ने जो चेतावनी दी उसका ग्राउंड पर असर क्या है उसका विश्लेषण बताता हूं आपको। 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2025 तक यूपी पुलिस ने गौकशी के खिलाफ 699 मामले दर्ज किए। 2279 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 539 आरोपियों ने पुलिस के डर से कोर्ट में जाकर सरेंडर किया और सख्त कार्रवाई के तहत 539 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट लगाया गया। 6 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया। 467 आरोपियों की हिस्ट्री शीट को खोल दिया गया। गौ तस्करी के मामले में भी यूपी पुलिस ने कुल 1200 मामले दर्ज किए, जिसमें 2709 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 568 आरोपी पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर करते नजर आ चुके हैं। 476 आरोपियों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। 9 के खिलाफ एनएसए लगा है। 288 की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। ये पूरा अंक गणित है योगी के उस प्रण के बाद के इफेक्ट का। लेकिन योगी फोर्स अपराधियों पर लगातार कैसे कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई के बीच कैसे कुछ बदमाश ऐसे हैं जो योगी फोर्स को चैलेंज कर रहे हैं। प्रयागराज में एक ऐसा बमबाज सामने आया जिसने कुंभ नगरी में अपनी दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन नए बमबाज का इलाज करने के लिए योगी फोर्स ने क्या इंतजाम किए हैं वो भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज का नामी बदमाश गुड्डू बमबाज, जिसके हाथ बारूद से खेलते थे। माफिया अतीक अहमद का वो गुर्गा जो पलक झपकते ही अपने टारगेट को धुएं में तब्दील कर देता था। जोमेश पाल की हत्या के बाद आज तक फरार है और जिसे योगी फोर्स लंबे वक्त से तलाश कर रही है। मगर अब मिलिए प्रयागराज के नए गुड्डू बमबाज से। ये नया गुड्डू एक के बाद एक 3 बम फेंकता है। इसकी बमबाजी से पूरा इलाका धुआं धुआं हो जाता है। पूरे इलाके में कोहराम मच जाता है और देखते ही देखते गुड्डू बमबाज का ये हमसाया फरार हो जाता है। लेकिन इस बमबाज को पता नहीं चलता कि योगी की तीसरी आंख में इसकी सारी करतूतें कैद हो रही है। सीसीटीवी में कैद वीडियो की मदद से जब इसकी पहचान शुरू हुई तो पता चला कि इस बमबाज का नाम बाबू है और जिस घर के सामने ये बम फेंक रहा है वो उसका सगा चाचा मुख्तार है। आरोपी बाबू ने पारिवारिक विवाद में अपने सगे चाचा के घर पर बम फेंककर दहशत फैलाई।
10 जनवरी को बाबू और उसके चाचा के बीच पारिवारिक विवाद हुआ था। बाबू ने अपने चाचा को सबक सिखाने के लिए उसके घर पर बम फेंक दिया, मगर मामूली कहासुनी पर बाबू ने जिस तरह प्रयागराज में दहशत फैलाई, उसके बाद इसका बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। प्रयागराज पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और बमबाज बाबू की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई। जिस युवक द्वारा बम मारा गया है उसका नाम बाबू है। बाबू की बहन एवं उसके चाचा की जो लड़की है, उन दोनों के मध्य में आज दोपहर में कुछ वाद विवाद हुआ था। यह बात बाबू की बहन ने बाबू को बताई, तो इस पर बात पर गुस्सा होते हुए बाबू द्वारा अपने सगे चाचा मुख्तार के घर पर बम मार दिया गया है। दरअसल प्रयागराज में किसी भी अपराध के लिए बम से पहले इतना क्रेज है कि कई बदमाश भी इसी के जरिए दहशत फैलाते हैं। गुड्डू बमबाज ने भी यही पैटर्न अपनाया था और अब बाबू बमबाज भी उसी लिस्ट में जुड़ गया है। मगर गुड्डू हो या बाबू, प्रयागराज के बमबाजों को योगी फोर्स छोड़ने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। योगी के शहर लखनऊ के छांगुर की एक बात बताने जा रहा हूं। केजीएमयू धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक से पूछताछ की हर कड़ी एक नया राज खोल रही है। आरोपी डॉक्टर से पूछताछ में खुलासा हुआ कि उसका दिल्ली में हुए ब्लास्ट से संबंध था। सूत्रों के मुताबिक रमीज मलिक के तार दिल्ली धमाके को अंजाम देने वाले डॉक्टर मॉड्यूल से जुड़े थे। धर्मांतरण का यह धंधेबाज जहरीले जाकिर नायक को अपना उस्ताद मानता था, साजिशों को अंजाम देता था। छांगुर को उस्ताद माना, धर्मांतरण का धंधेबाज बना, जहरीले जाकिर का चेला बना, दिल्ली धमाके से कनेक्शन बनाए। एक चेहरा, एक नाम, लेकिन फितरत और करतूत ऐसी जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया है। केजीएमयू धर्मांतरण मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे जांच एजेंसियों के हाथों नए नए सुराग लग रहे हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जैसे जैसे अपनी जुबान खोल रहा है, चौंकाने वाले कनेक्शन सामने आ रहे हैं। खुलासा हुआ है कि केजीएमयू धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक का दिल्ली ब्लास्ट से कनेक्शन था। दिल्ली ब्लास्ट के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन सईद से भी संपर्क होने के बाद आरोपी डॉक्टर ने कबूली है। धर्मांतरण मामले में एक बड़ा खुलासा सामने आया है। दरअसल गिरफ्तार आरोपी डॉक्टर रमीज की दिल्ली ब्लास्ट की आरोपी डॉक्टर शाहीना के साथ कनेक्शन सामने आया है। अब जांच एजेंसियां टेरर एंगल से डॉक्टर रमीज की भूमिका की जांच कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या लाल किला ब्लास्ट की साजिश में डॉक्टर रमीज भी शामिल था? यही नहीं, धर्मांतरण के आरोपी रमीज मलिक पर एक और बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक केजीएमयू धर्मांतरण का आरोपी भगौड़ा जाकिर नाइक को अपना आदर्श मानता था। सूत्रों के मुताबिक रमीज मलिक जाकिर नाइक के कार्यक्रमों में कई बार शामिल हुआ था। इस दौरान धर्मांतरण के आरोपी ने जाकिर नाइक से मुलाकात भी की। ईआरए मेडिकल कॉलेज से भी आरोपी जाकिर मलिक के तार जुड़े हुए हैं। वहां उसने 2 दर्जन से ज्यादा महिलाओं को अपना शिकार बनाया था। यानी ईआरए मेडिकल में धर्मांतरण को लेकर बड़ी साजिश रची जा रही थी। केजीएमयू धर्मांतरण का आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक जाकिर नाइक से प्रभावित था। वो उसकी तकरीरें सुना करता था। जांच एजेंसियों को डॉक्टर रमीज मलिक का एरा कनेक्शन भी निकलकर सामने आया है। उसके करीबी संबंध रहे एरा मेडिकल कॉलेज के कुछ छात्रों से। आपको बता दें तो एजेंसियां अब एरा मेडिकल कॉलेज और केजीएमयू के कुछ लोगों के ऊपर अपनी नज़रें बनाई हुई हैं, जो लोग डॉक्टर रमीज मलिक के लगातार कांटेक्ट में थे। यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण के आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक का छांगुर से कनेक्शन निकला था। आरोपी डॉक्टर के माता पिता ने भी धर्मांतरण गिरोह के सरगना छांगुर से कनेक्शन की बात कबूली थी। पूछताछ में आरोपी डॉक्टर के माता पिता ने बताया था कि आरोपी रमीज मलिक छांगुर से काफी प्रभावित था। छांगुर की गिरफ्तारी से रमीज मलिक परेशान रहता था। रमीज की छांगुर से मुलाकात एक मौलवी के जरिए हुई थी। धर्मांतरण मामले का आरोपी रमीज मलिक फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है। उसे 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया था और उन 2 दिनों में रमीज मलिक ने जो खुलासे किए उसने जांच एजेंसियों को हैरान परेशान कर रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात असदुद्दीन ओवैसी की। मुंबई में बीएमसी चुनाव प्रचार में एआईएमआईएम चीफ पहुंचे। पूरे विस्तार से समझाया कि देश के मुसलमानों को गाजा के मुसलमानों से क्या सीखना चाहिए। जो दलीलें दी आप सुनेंगे तो साफ समझ जाएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी बीएमसी चुनाव कैंपेन के दौरान किस हद तक जा रहे हैं। कानून की हम ताईद नहीं कर सकते। जो हमसे हमारी मस्जिद, दरगाह, खानकाह को छीनने का एक कानून बनाया गया,
और बताओ, आपको नरेंद्र मोदी ने कानून इसलिए भी बनाया ताकि मुंबई में जो भारत का सबसे दौलतमंद आदमी है, जिसने अपना आलीशान वो कितना 15 स्टोरी बिल्डिंग बनाया, किस पे बनाया मालूम आपको? वो मुस्लिम यतीम खाने पर उसने अपना आलीशान घर बनाया। ये ओवैसी ब्रांड पॉलिटिक्स है। ये देश में मुस्लिम युवकों के दिमाग से खेलने का डर्टी गेम है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के बीच नफरत की नई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, सबक सिखा रहे हैं, गजा से सीख लेने की, यानी उस हमास से सीख लेने की जिसने इजराइल में घुसकर यहूदियों का कत्लेआम किया, उस हमास से जो दुनिया के नक्शे पर कट्टरपंथ का नक्शा उकेरने की कोशिश करता है। ओवैसी यही नहीं रुके, मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए 2 कदम और आगे बढ़े। स्टंटेड चिल्ड्रन कहां पर है बताओ? वेस्टेड चिल्ड्रन कहां पर है सबसे ज्यादा भारत में? बताओ फिर इसका क्या होगा? तो मोदी जी बोलेंगे मॉब लिंचिंग करो, मारो इसको, इसके कपड़े पे बोलो। असल में ओवैसी की पार्टी मुंबई नगर पालिका चुनाव लड़ रही है और मुंबई में ओवैसी को उम्मीद है कि उनकी पार्टी को मुस्लिम वोट मिलेगा, लेकिन इसकी पहली शर्त है भाईजान भड़के और ओवैसी की बातों को सीने से लगाकर उनकी पार्टी को जिताएं। यही वजह है कि ओवैसी इसके पहले देश में बुर्के वाली PM के बनने का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही मजहब का आदमी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या सदर बन सकता है। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी की सोच एकदम क्लियर है। देश का मुसलमान जितना भी नफरती पाठ पड़ेगा, AIMIM के हिस्से में उतना वोट पड़ते जाएगा। लेकिन ओवैसी अपनी दलीलों में उलझ जाते हैं। जवाब बुर्के पर भी बीजेपी ने करारा दिया। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कई देशों में मुस्लिम महिला प्रधानमंत्री रही है, बुर्के में कितनों को देखा है? वो प्रधानमंत्री वाला ख्वाब तो अभी ख्वाब ही रहने वाला है, जो हकीकत है वो करके दिखा दीजिए। जरा अपनी पार्टी की सदर किसी बुर्के वाली महिला को बना के दिखा दीजिए। मुंबई नगर पालिका में जीत के लिए सभी पार्टियां एक पर एक ऐलान कर रही हैं, लेकिन ओवैसी वाली सियासत सबको सूट नहीं करती। ओवैसी अकेले तीर मारने के चक्कर में अपनी पॉलिटिकल फैक्ट्री से हर रोज जहरीले बयानों के बम बरसा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात एक और बयानों के बयानवीर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की, जब बोलते हैं एक नया विवाद पैदा करते हैं। इस बार मणिशंकर अय्यर ने हिंदुत्व को कटघरे में खड़ा किया। मणिशंकर अय्यर ने हिंदू को हिंसा से जोड़कर हिंदुत्व की नई परिभाषा तय कर दी। कभी पाकिस्तान पर हिंदुस्तान के हमले का सेना के पराक्रम का सबूत मांगा और आज सनातन की नई थ्योरी दे रहे हैं। ये कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर हैं, जिनकी डिक्शनरी जब भी खुलती है पन्ने पर नए हिंदू होने की नई परिभाषा मिलती है। कोलकाता डिबेट सर्कल में मणिशंकर अय्यर की हिंदुत्व पर तकरीर ने एक बार फिर बवाल मचा दिया। सबसे पहले सुनिए क्या कहा मणिशंकर अय्यर ने। It asks 80% Hindus to quiver in front of 14% Muslims. What is Hindutva? Hindutva is a BJP leader slapping a blind, hungry tribal girl because she attends a Christmas lunch in a church. Hindutva raids shopping malls to tear down Christmas decorations. मणिशंकर अय्यर हिंदुत्व को 2 हिस्सों में बांट रहे हैं। एक 1923 से पहले का हिंदुत्व और दूसरा वीर सावरकर का हिंदुत्व। बांटने की यह पॉलिसी समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मणिशंकर अय्यर सीधे सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्व विचारधारा पर चोट कर रहे हैं। मणिशंकर अय्यर बयानवीर हैं, वही बोलते हैं जिससे विवाद पैदा हो। हिंदुत्व की विचारधारा पर प्रहार के पीछे भी उनकी मंशा यही दिख रही है। मणिशंकर अय्यर ने कोलकाता में हिंदुत्व के खिलाफ मोर्चा खोला तो इसी मंच से
बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने इसका जवाब दिया। Which culture gives you the authority to debate even on religious texts? It is only Hindu. Shastrarth in Vedas. Then I would like to ask why the term Hinduism? Why the ism is associated with all the religions which originated from India? Hinduism, Buddhism, Sikhism and Jainism. Never you have heard Islamism and Christianism? Ism word is being associated just to demean, and what Hindutva is? Hindu Tattva. मणिशंकर अय्यर सिर्फ हिंदुत्व की मन माफिया थ्योरी नहीं गढ़ते, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर भी खत्म करने की वकालत करते हैं। सवाल उठ रहा है कि जो मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, क्या ये उनकी कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड है? क्या कांग्रेस चाहती है कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त करने की घोषणा भारत कर दे? सवाल उठ रहा है कि मणिशंकर अय्यर ऐसे पाकिस्तान प्रायोजित बयान क्यों दे रहे हैं? भाईजान को फुसलाने के लिए क्या हिंदुत्व पर प्रहार जरूरी है? ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। बॉलीवुड फिल्म का एक डायलॉग है कि पाकिस्तानी भागने के बाद एक बार लौट कर जरूर आता है, और हिंदुस्तान के खिलाफ भी मुनीर ऐसी चाल चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद मुनीर और उसके आतंकी अलग अलग तरीकों से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशों और दहशतगर्दी को अंजाम देने की फिराक में हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के आगे इन आतंकियों की कोई चाल चल नहीं पा रही। मुनीर का मिशन कश्मीर एक्सपोज, मुनीर की आतंकी साजिश डिफ्यूज, मुनीर की नापाक चाल स्मैश। सीधी जंग में मुनीर और उसकी भगौड़ी फौज पीठ दिखाकर और अपनी पत्तूने छोड़कर भाग खड़ी होती है। यही वजह है कि मुनीर के पास दहशतगर्दी के इस्तेमाल के सिवाय और कोई चारा नहीं बचता, और कश्मीर में साजिशों के लिए फील्ड मार्शल एक बार फिर अपने पुरखों की पुरानी साजिशों को नए टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल कर रहा है। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का ड्रोन वाला डर्टी गेम एक बार फिर सामने आया है। रविवार शाम एलओसी के पास राजौरी, पुंछ और इंटरनेशनल बॉर्डर से सटे सांबा इलाके में कई पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। शाम करीब 6:35 पर राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में गनिया कलेसिया गांव के ऊपर ड्रोन दिखे। राजौरी के तरियात इलाके में भी ड्रोन नजर आए। पुंछ के मनकोट सेक्टर में पाकिस्तानी ड्रोन दिखे, और सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर के चक बाबराल गांव में पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए। सीमा से सटे इलाकों में ड्रोन नजर आते ही सेना ने एमएमजी और एलएमजी से फायरिंग कर जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद ये ड्रोन्स वापस पाकिस्तान की तरफ लौट गए। पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश लगातार, उसी को देखते हुए सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खासतौर पर आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के नजदीक लगातार पाकिस्तानी ड्रोन की मूवमेंट जो पिछले एक हफ्ते में यहां पर देखी गई है, उससे साफ तौर पर सुरक्षा बलों को इस तरह का अंदेशा है कि पाकिस्तान कोई बड़ी साजिश जो है वो यहां पर रच रहा है, जिसको देखते हुए एंटी ड्रोन ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। उसके साथ ही साथ सीमा के नजदीक जितने भी इलाके हैं वहां पर लगातार तलाशी अभियान जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। सुरक्षा बलों को इस तरह के इनपुट्स हैं कि पाकिस्तान लगातार सर्विलेंस कर किसी तरह से जो पुराने बंद पड़े रूट्स हैं या नए रूट्स हैं वो खंगालने की साजिशें जो है वो यहां पर रच रहा है। इसी को देखते हुए पूरी तरह से सुरक्षा बल जो है वो इस समय अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए रेकी करना या फिर हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 12 बार पाकिस्तानी ड्रोन की हलचल देखी जा चुकी है। 1 जनवरी 2026 को पुंछ जिले में एलओसी के पास पाकिस्तानी ड्रोन से गिराया गया करीब 2 किलो वजन का आईईडी, गोला बारूद और नशीले पदार्थ की खेप बरामद की गई थी। 9 जनवरी 2026 को जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में एक संदिग्ध नैनो ड्रोन बरामद किया गया। 10 जनवरी 2026 को सांबा जिले में ड्रोन के जरिए हथियारों का एक जखीरा गिराए जाने की सूचना मिली। सिर्फ ड्रोन ही नहीं, पाकिस्तान की तरफ से संदिग्ध गुब्बारों के जरिए भी आतंकी साजिशों को अंजाम देने की भरपूर कोशिश हो रही है, जिसका सबूत है 9 जनवरी को सुरक्षा एजेंसीज के हाथ लगा पाकिस्तान से आया एक संदिग्ध गुब्बारा। मुनीर के आतंकी गुर्गे घुसपैठ के नापाक ख्वाब को पूरा करने के लिए सुरंग और आग वाली शातिर तकनीक भी अपना रहे हैं। एलओसी पर घुसपैठ के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स और वहां तैनात आतंकी जंगल में आग लगा रहे हैं, जिससे भारतीय सीमा के अंदर बिछी एंटी पर्सनल और एंटी टैंक लैंडमाइन एक के बाद एक फटती जा रही हैं। दहशतगर्दों की कोशिश है कि वो आग और धुएं की आड़ लेकर खुफिया सुरंगों से बॉर्डर पार कर लें, लेकिन इंडियन आर्मी दहशतगर्दों की हर चाल को नाकाम कर रहे हैं। आतंकी नर्सरी को जड़ से खत्म करने के लिए उनके मददगारों को भी दबोचा जा रहा है।
सीमा से सटे इलाकों में पाकिस्तान के पाले ओवर एंड अंडरग्राउंड वर्कर्स की तलाश जारी है। इलाकों में रहने वाले हर शख्स की डिटेल चेकिंग की जा रही है। पाकिस्तानी सेना बॉर्डर से आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश कर रही है, लिहाजा सेना और सुरक्षा बल के जवान सीमा पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। मगर इंडियन आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर पर अलर्ट है। साथ ही घाटी में मौजूद आतंकियों का भी सफाया कर रही है, ताकि पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम की जा सके। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुनीर की साजिश का जाल सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं बल्कि पाकिस्तान का जल्लाद अपने ही लोगों को ठिकाने लगाने की तैयारी में है। खुलासा यह कि विदेशों में बैठे विरोधियों को निपटाने के लिए मुनीर ने आईएसआई को हथियार बना लिया। विदेश में बैठे सत्ता विरोधियों के खिलाफ आईएसआई के नापाक दावों के ने इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को सख्ते में भी डाल दिया। क्या है ये, क्यों पाकिस्तान के लिए खतरा मुनीर हो रहा है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसका काम होना चाहिए मुल्क की हिफाजत करना, लेकिन आईएसआई मुनीर की गुलामी कर रही है। आईएसआई का काम होना चाहिए पाकिस्तान के दुश्मनों का सफाया करना, लेकिन आईएसआई अपने लोगों को मार रही है। पाकिस्तान में मुल्ला मुनीर की साजिशें पूरे मुल्क को बर्बाद और बदनाम कर रही हैं। पाकिस्तान पर कब्जा करने के लिए मुनीर अपनों का ही खून बहा रहे हैं और जो भी मुनीर की जल्लाद नीति के खिलाफ आवाज उठा रहा है, उसकी जुबान बंद करने की पूरी तैयारी हो रही है। पाकिस्तान में सियासतदानों को झुकाने के लिए मुनीर अपनी फौज का इस्तेमाल कर रहा है। मुल्क के अंदर उठ रही आवाज को कुचलने के लिए मुनीर की फौज और पुलिस जुल्म की इंतहा कर रही है। बलूच और टीटीपी को खत्म करने के चक्कर में मुनीर ने अपने बारूदी जखीरे का मुंह खोल दिया है, लेकिन विदेशों में रह रहे विरोधियों को खामोश करने के लिए मुनीर ने आईएसआई को अपना पिट्ठू बना लिया है। खबर है कि आईएसआई पश्चिमी देशों में रह रहे पाकिस्तानी सेना के आलोचकों को डराने का काम कर रही है। आईएसआई मुनीर के खिलाफ बोलने वालों, हमले करवाने और यहां तक कि हत्या की साजिश रच रही है। खुलासा हुआ है कि लंदन, कनाडा और अमेरिका में रह रहे पाकिस्तानी सेना के आलोचक इस साजिश के मुख्य टारगेट हैं। लंदन में रहने वाले रिटायर्ड पाक मेजर आदिल राजा के घर पर दिसंबर 2025 में हमला हुआ। इसी तरह कनाडा में रह रहे रिटायर्ड पाक कैप्टन हैदर मेहदी को भी डराने और नुकसान पहुंचाने की योजना आईएसआई ने बनाई। अमेरिका में रहने वाले रिटायर्ड पाकिस्तानी कर्नल सईद इकबाल के घर की निगरानी भी आईएसआई को दी गई है, लेकिन मुनीर और आईएसआई की मिलीभगत ने विदेश में रह रहे पाकिस्तानियों को आग बबूला कर दिया है। पूर्व पाक आर्मी मेजर आदिल राजा ने तो मुनीर एंड कंपनी को सीधा चैलेंज दे दिया है। एक तरफ विदेश में आईएसआई अपने आतंकी मंसूबों को अंजाम दे रही है, तो दूसरी तरफ मुनीर मुल्क के कानून को जंजीरों में बांधकर विदेशों से उठ रही आवाजों को आतंकी करार देने में जुटा है। मुनीर ने 7 ऐसे पाकिस्तानी पत्रकार, यूट्यूबर और पूर्व सैन्य अधिकारी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जो अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में बैठकर सोशल मीडिया पर मुनीर की साजिशों को एक्सपोज कर रहे हैं। इसमें पूर्व सैन्य अधिकारी से यूट्यूबर बने आदिल राजा, पूर्व सैन्य अधिकारी से यूट्यूबर बने सैयद अकबर हुसैन, पत्रकार वजाहत सैयद खान, पत्रकार साबिर शाकिर, पाक जर्नलिस्ट शाहीन सहबाई, कमेंटेटर हैदर रजा मेहदी और विश्लेषक मोइद परिजादा का नाम शामिल है। मुल्क के अंदर मुनीर के खिलाफ बगावत की चिंगारी धीरे धीरे आग बन रही है और पाकिस्तान के अंदर अपनी तानाशाही दिखा रहा मुनीर बाहर बैठे पाकिस्तानियों को खामोश करने के लिए हर लाइन क्रॉस कर रहा है और विदेशी जमीन पर आईएसआई की साजिशों के दावों के बाद इंटरनेशनल सिक्योरिटी एजेंसियों के कान भी खड़े हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान में इस्लामिक गणराज्य के विरुद्ध शुरू हुआ प्रदर्शन लगातार तीसरे हफ्ते जारी और अब खबर यह है कि ईरान में बहुत जल्द सत्ता परिवर्तन की सुगबुगाहट है या फिर उससे भी बड़ा कुछ, क्योंकि ईरान की आवाम खलीफा खामनेई के खिलाफ मानो जंग का ऐलान कर चुकी है और इसके बाद ये माना जा रहा है खामनेई का तख्ता पलट ठीक उसी तरह तय है जैसे तख्ता पलट के बाद खामनेई खुद सत्ता में आए थे। ईरान में बगावत की आग तेज हो गई है और तानाशाह खामनेई के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। तेहरान समेत कई शहरों में आगजनी का दौर जारी है। प्रदर्शनकारियों ने 30 मस्जिदों में आग लगा दी है। पिछले 17 दिनों से हजारों प्रदर्शनकारी इस्लामिक शासन के विरुद्ध सड़कों पर उतरे हुए हैं और तोड़फोड़ मचा रहे हैं, हंगामा और आगजनी कर रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर ईरानी सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में लगातार खूनी झड़पें हो रही हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं।
प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सड़कों पर उतरे सुरक्षा बलों को आग के हवाले किया जा रहा है। इस्लामिक शासन के टॉप अधिकारियों और सुरक्षा बलों के कमांडरों के घर पर सरकार विरोधी नारे लिखे जा रहे हैं। बेकाबू होते हालात को देखते हुए खामनेई की सेना ज्यादती पर उतर आई है। खामनेई की सशस्त्र सेनाएं प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी कर रही है। नतीजा ये है कि तेहरान से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि सड़कों पर लाशें बिछी हुई हैं। ये तस्वीर तेहरान के कहरिजाक फोरेंसिक मेडिकल सेंटर के बाहर की है, जहां सड़कों पर पड़े ये शव बताने के लिए काफी हैं कि ईरान में नरसंहार हो रहा है। दूसरी तरफ ईरान में हिजाब के खिलाफ लड़कियां और महिलाएं भी सड़कों पर उतर आई हैं। लेडी ब्रिगेड ने खामनेई की इस्लामिक सत्ता के खिलाफ बुर्का उतारकर मोर्चा खोल दिया है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में रहने वाले ईरानी भी अपने मुल्क में इस्लामिक शासन के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। इटली के मिलान में ईरान के झंडे से इस्लामिक चिन्ह हटाकर पार्शियन निशान बना दिया गया है। वहीं तेहरान में सड़कों पर राजाशाही के समर्थन में नारे लगाते हुए हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। खामनेई को हटाने के लिए निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा शाह पहलवी की आवाज भी बुलंद हो गई है। रेजा शाह पहलवी ने प्रदर्शनकारियों से मैदान में डटे रहने की अपील कर इस्लामिक शासन के खिलाफ बगावत की आग में घी डालने का काम किया है। और जो हालात हैं उसे देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ईरान में इस्लामिक शासन का अंत तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ईरान के खिलाफ ट्रंप ने अपनी जंगी तैयारी पूरी कर ली है। पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है और बहुत संभावना है कि अगले कुछ घंटों में ईरान में आप वही तस्वीरें देखिए जो वेनेजुएला में देखी थी। लेकिन अमेरिका की जंगी चेतावनी को ईरान भी एक ओपन चैलेंज की तरह ले रहा है। ट्रंप और खामनेई के बीच शुरू हुए घमासान ने पूरी दुनिया को वेट एंड वॉच की सिचुएशन में ला दिया। ट्रंप की आर्मी तैनात, खामनेई की आखिरी रात, ईरान की धमकी नई जंग कराएगी। ईरान में खामनेई के खिलाफ बढ़ता आक्रोश और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का जोश एक नई जंग का इशारा है, क्योंकि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी आर्मी तैयार होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के स्पीकर अमेरिका को बुरा अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पुराने स्टाइल वाली एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पोस्ट की है। इसके कैप्शन में जल्द ही लिखा हुआ है। ये ट्रंप की ओर से ईरान पर अटैक का बड़ा संकेत माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान ने रेड लाइन पार कर ली है और अब वो उस पर जबरदस्त चोट करेंगे। ट्रंप ने ईरान पर अटैक की अपनी प्लानिंग का खुलासा करते हुए दावा किया है कि हम ऐसे टारगेट चुनेंगे जिस पर वो यकीन नहीं कर पाएंगे। अगर उन्होंने हमला किया तो हम ऐसा वार करेंगे जो पहले नहीं हुआ होगा। मेरे पास बहुत मजबूत विकल्प है, उन्हें बहुत ताकतवर फोर्स से जूझना पड़ेगा। मगर ट्रंप की वार्निंग के आगे ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने ऐलान किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो वो जबरदस्त पलटवार करेंगे और अमेरिका के साथ ही इजराइल के सैन्य और शिपिंग सेंटर को टारगेट बनाएंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई और ईरानी सेना ने भी सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों से निपटने और तेहरान की सत्ता को बचाने की कसम खाई है, जिसका नतीजा है कि ईरान में नरसंहार हो रहा है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 538 हो गई है। देश भर में अभी तक 10,670 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ईरान में इंटरनेट और फोन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। ईरान से आ रही इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा भड़का हुआ है और वो ईरान पर अटैक का प्लान बनाने में जुट गए हैं। हालांकि इस बीच ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने उनसे बातचीत के लिए संपर्क किया है, लेकिन ट्रंप ने यह भी कहा है कि बातचीत से पहले ईरान में कुछ बुरा हुआ तो अमेरिका एक्शन ले सकता है। यानी अगर तेहरान में यूं ही संग्राम के दौरान कत्लेआम जारी रहा और खामेनेई ने रेड लाइन क्रॉस करना बंद नहीं किया तो ट्रंप जल्द ही आखिरी फैसला लेंगे, जिसका अंजाम ईरान को भुगतना पड़ सकता है।